गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम डिफरेंशिएशन को पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन की जरूरत हमें कहाँ पड़ी है? तो सबसे पहले हमें समझना है डिफरेंस इस ट्रायंगल में और एक डी में। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रायंगल है इसको हम चेंज बोलते हैं, और ये कौन सा चेंज है? मेजरेबल चेंज। एक ऐसा चेंज है जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको मेजरेबल चेंज हम डेल्टा से, ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। और मेजरेबल चेंज की वजह से जो क्वांटिटी हमारे सामने निकल के आती है उसको हम बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। तो एवरेज का रिश्ता कहीं ना कहीं मेजरेबल से है। सिमिलरली जो ये स्मॉल डी है ये भी चेंज है, लेकिन ये बहुत छोटा चेंज है, इमेजरेबल चेंज है। और इमेजरेबल चेंज से जो हम क्वांटिटी निकाल के लाते हैं उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस। तो पहले हम कुछ बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन में। देखो, कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फ्रैक्शन 0.25 0.8 0.9, पाई 3.14, एक्सपोनेंट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। एक कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो वो पैरामीटर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब वेरिएबल क्या है? अ क्वांटिटी which can take different values is called a variable, और जनरली हम x y z या स्मॉल t इनको वेरिएबल बोलते हैं कि x की वैल्यू चेंज करने पर हमारा पैरामीटर चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या है? अब क्वांटिटी y, एक क्वांटिटी है y जिसको बोला जाएगा कि वो फंक्शन है वेरिएबल x का। कब? अगर x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है तो हम बोल देंगे कि y फंक्शन है x का। जबकि अगर y की वैल्यू चेंज करने पर x की वैल्यू चेंज हो रही है तो हम बोल देंगे कि x फंक्शन है y का। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, हमने यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया y = 3x² + 2। यहाँ हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5 आई। तो x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है, हेंस y इज अ फंक्शन ऑफ x। दूसरे पार्ट में हमने लिखा y = 2t³ + 9t + 4। यहाँ t की वैल्यू चेंज करने पर, अलग अलग वैल्यूज रखने पर हमें y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, हेंस y इज द फंक्शन ऑफ t। अब हम जान रहे हैं फिजिकल मीनिंग क्या है डेल्टा y ऑन डेल्टा x का। तो मैंने आपको बोल दिया था डेल्टा का मतलब है चेंज, मेजरेबल चेंज, और इससे कौन सी चीज निकल के आएगी? एवरेज। तो हम यहाँ बोल देंगे ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस with respect to time, and it will give us the average speed of the body। अगर मैं यहाँ वेक्टर लगा दूं तो ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं डिस्टेंस ही रहने दूं तो ये बन जाएगा एवरेज स्पीड। सिमिलरली ये हमारा बन जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव्स अस एवरेज एक्सेलरेशन। तो डेल्टा का मतलब मेजरेबल चेंज, और जो क्वांटिटी हमारे सामने आ रही है उसको बोलते हैं हम एवरेज। अब देखिए dy by dx का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्मॉल चेंज, रेशियो है किसका? स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसकी वजह से हमें कौन सा पैरामीटर मिलेगा? इंस्टेंटेनियस पैरामीटर मिलेगा। जैसे देखो, अगर हम इसको छुपा दें यहाँ तो ये क्या हमें यहाँ क्या मिलता? एवरेज मिलता। लेकिन हमने लिमिट लगा दी। ये लिमिट क्या बता रही है कि जो ये चेंज इन y हमें निकालना है कब? जब चेंज इन x बहुत छोटा है। जब चेंज इन x छोटा है तो चेंज इन y भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो इसलिए ये जो डेल्टा है ये किस में कन्वर्ट हो गया? d में। जब चीज छोटी हो गई, जब चेंज, मेजरेबल चेंज हमारा बहुत छोटा हो गया, मेजरेबल हो गया, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये एक है, एक तरह से देखो, ये एक तरह से क्वेश्चन है। आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? y का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ लिखा होता है ऐसे तो इसका क्या मतलब है? आपको डिफरेंशिएशन करना है y का। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं?
हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं जब चेंज बहुत छोटा होता है। तो देखो, जब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वजह से, क्योंकि छोटा चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, तो हमें कौन सी स्पीड मिली? इंस्टेंटेनियस स्पीड मिली। छोटा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिली? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप तो सिर्फ इतना सा समझ लें कि अगर मेजरेबल चेंज है तो हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, इमेजरेबल चेंज है, बहुत छोटा चेंज है, तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे, क्योंकि इमेजरेबल चेंज को हम हमारी नेकेड आई से मेजर नहीं कर सकते। और जब इमेजरेबल चेंज को हम हमारी नेकेड आई से मेजर नहीं कर सकते तो हमें कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उस टूल का नाम ही डिफरेंशिएशन है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पता है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। एक एक करके हम फॉर्मूलाज को पढ़ लें, ठीक है? तो देखिए, आइए मैं फॉर्मूला को ब्लू से लिखूंगा और क्वेश्चंस को ब्लैक से करूंगा। देखो, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1 कहता है कि अगर y कांस्टेंट है, जब कोई चीज कांस्टेंट है तो क्या वो चेंज होगी? ना उसमें बड़ा चेंज होगा ना छोटा चेंज होगा। तो स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कांस्टेंट का हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। अगर y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में 0 होगा। और एग्जांपल आप देखो, आपको बोला y इक्वल्स टू 4, आपसे पूछा dy by dx क्या है? क्या 4 कांस्टेंट है? आंसर आ गया 0। अगला आपसे पूछा y है कैपिटल G, कैपिटल G कौन होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपसे बोला dy by dx, कैपिटल G की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, तो ये भी क्या होगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। समझ आ गई बात? नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे सामने, अगर y है x की पावर n, पहले मैं ये वाला फॉर्मूला करवाता हूं, y है x की पावर n, तो डिफरेंशिएशन हमें करना है y का x के रिस्पेक्ट में, मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमें करना है x के रिस्पेक्ट में। देखो, x ऐसे बनाना, n ऐसे बनाना, गड़बड़ मत करना। 2 भी ऐसा, z भी ऐसा, तो मैं z में ऐसे ये लगा देता हूँ, तो ये z बन जाता है, 2 बन जाता है। x और n में डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है? तो देखो, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा इसका? पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब हम एक टेबल बनाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं उसमें, जिससे हमें ये वाला डिफरेंशिएशन अच्छे से आ जाए, क्योंकि यही डिफरेंशिएशन है जो बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाला है। तो देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया, मैंने यहाँ y की बहुत सारी वैल्यू ले ली और यहाँ dy by dx में लिख रहा हूँ। देखो, अगर x की पावर n है तो इसका तो आपको पता ही है डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। अब देखो, x की पावर 1, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, ये 1 ही रह गया। x की पावर 2, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, तो ये 2x हो गया। अब डायरेक्ट लिखूंगा, x की पावर 3, 3x स्क्वायर, x की पावर 4, 4x क्यूब, x की पावर 5, 5x की पावर 4, x की पावर 10, 10x की पावर 9, x की पावर 100, 100x की पावर 99, डॉट डॉट डॉट, फिर से x की पावर n, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया। ठीक है? एक और आया आपके सामने एग्जांपल, एक और ले लो एग्जांपल। आपको बोला गया y है t क्यूब और आपसे बोला गया है dy by dt, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया। देखो, अभी तक क्या होता था? x क्यूब, अब नीचे dx होता था, अब t क्यूब नीचे dt,
तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3t²। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे और हम उन्हें कर लेंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा कि अगर y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा कि अगर y इक्वल्स टू है x की पावर n तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मूला 3। ये देखो बड़ा प्यारा फॉर्मूला। अगर y है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, मतलब c तो कांस्टेंट है जो नहीं बदलेगा, लेकिन y किसकी वजह से बदलेगा, u की वजह से, तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो हमें निकालना है dy/dx। तो फॉर्मूला कहता है कि कांस्टेंट को बाहर कर दो और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो। अब देखो इसी में मैं इन दोनों को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आपके सामने क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू 4x³। आपको बोला फाइंड dy/dx, तो आपने लिखा d 4x³ अपॉन dx, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट को बाहर कर दो, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो। कांस्टेंट को बाहर किया, अंदर रह गया dx³ अपॉन dx। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है ये यहां से बन जाएगा। x³ का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 3x²। तो हो जाएगा 4 × 3x², आंसर आ गया 12x²। इज इट क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको वो सारे क्वेश्चन अभी करने हैं। टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं, इधर y और इधर लिख लेते हैं dy/dx। पहला आपको बोला गया y 10 है, उसका डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में। दूसरा आपको बोला गया y है x की पावर 20। थर्ड आपको बोला गया y है x की पावर 18। फोर्थ में आपको बोला गया y है 10x²। फिफ्थ में आपको बोला गया y है 1/100 इंटू x की पावर 100। अब हम इनको सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, यहाँ तक पूरा काम नोट कर लीजिए। वीडियो को आप खुद पॉज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आपने पॉज कर लिया, आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब आप वीडियो को ऑन करेंगे। तो देखो y कांस्टेंट है, जब y कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहला फार्मूला बोलेगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, 0। नेक्स्ट x की पावर n, n कितना है 20, तो इसका आ गया 20, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया तो 19। यहां पर भी वही पावर वाला फार्मूला, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया तो 17। यहां देखो कांस्टेंट को बाहर करो और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आ गया 20x। यहां देखो कांस्टेंट को बाहर करो और x की पावर 100 का डिफरेंशिएशन 100, x की पावर 99 और अब एक का ट्राई तो कर दो, आंसर आ गया सिर्फ x की पावर 99। इस तरह से अभी हमने डिफरेंशिएशन के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। पहला फॉर्मूला कह रहा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा फॉर्मूला कह रहा है x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है, पावर आगे आ जाएगी x, पावर में से एक कम हो जाएगा। अगर ये होता t की पावर n का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता पावर आगे आ जाएगी t और पावर में से एक कम हो जाएगा। थर्ड हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कहता है कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। नेक्स्ट हम आ रहे हैं फॉर्मूले नंबर 4 पर। फॉर्मूला नंबर 4 हमें कहता है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4 और 5 दोनों एक में बता देता हूं। y है u प्लस v, दो अलग अलग वेरिएबल हैं और उनके बीच में एडिशन है और आपको बोला गया dy/dx आप करिए तो u का
का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अलग कर दो और v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अलग कर दो। अगर इनके बीच में माइनस का साइन होता तो यहाँ पर भी माइनस का साइन हो आ जाता और मैं क्वेश्चन करके बात को समझाऊंगा। देखो पहला एग्जांपल हमारा, हमको बोला गया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और हमसे बोला गया dy बाई dx निकालिए। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अलग करूंगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग करूंगा। कैसे करूंगा भैया, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर आगे आई और x की पावर में से एक कम हुआ तो ये 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ पावर आगे आई और पावर में से एक कम हुआ तो सी ऊपर 1 ही रह गया, तो हमारा आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक और एग्जांपल बता देता हूँ माइनस का लेके, तो देखो जरा एग्जांपल क्या कह रहा है। अगला एग्जांपल मेरे से कह रहा है y बराबर x की पावर 4 प्लस 100, यहाँ माइनस लगा देता हूँ और dy बाई dx पूछा है। तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग करूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा और 100 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अलग करूंगा और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब, पावर आ गया, पावर में से कम हो गया मेरे भैया और माइनस हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो भैया सिर्फ क्या रह गया 4x क्यूब। भाभीओ नाराज मत हो जाना, तुम भी सुन लो, समझ आई कि नहीं आई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो दो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही प्यारे फॉर्मूले हैं और मैं पहले उनको दोनों को आपको समझा देता हूँ। वो एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है और एक डिवीजन का फॉर्मूला है, जरा देखिए कैसे। फॉर्मूला नंबर 6 है मल्टीप्लाई y बराबर u इंटू वी, दोनों वेरिएबल है। अब एक कांस्टेंट होता तो वो दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का फॉर्मूला लग गया था और यहाँ फॉर्मूला है y बराबर u अपॉन v। ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, दोनों वेरिएबल है, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में, ठीक है। अब देखो जरा कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है पहले v को कांस्टेंट रखिए, u का डिफरेंशिएशन करिए प्लस u को कांस्टेंट रखिए, v का डिफरेंशिएशन करिए। अब उसका फॉर्मूला सुनो, dy बाई dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, सुनना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, डिनोमिनेटर को ही कांस्टेंट रखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए, माइनस फॉर्मूले का है। अरे न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिए। इनके क्वेश्चन अभी कराऊंगा, पहले बाकी के फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। देखो जरा अगला फॉर्मूला, अगर y sin x है तो dy बाई dx होगा, sin x का डिफरेंशिएशन सिर्फ cos x। अगला फॉर्मूला, अगर y cos x है तो dy बाई dx होगा माइनस का sin x। अगला फॉर्मूला, अगर y log x है तो dy बाई dx होगा 1 अपॉन x। अगला फॉर्मूला, अगर y e की पावर x है तो मान हीट है, डिफरेंशिएशन यही रहेगा e की पावर x। देख लेता हूं कोई फॉर्मूला रहे तो नहीं गया। अब इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा, समझो जरा दोबारा से फॉर्मूले को। पहला फॉर्मूला कह रहा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, दूसरा फॉर्मूला कह रहा है x की पावर n का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा।
तीसरा फॉर्मूला कह रहा है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बाहर कर दो, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो। चौथा फॉर्मूला कह रहा है u प्लस v में u का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, v का डिफरेंशिएशन अलग कर दो। पांचवा फॉर्मूला कह रहा है u माइनस v में u का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, माइनस v का डिफरेंशिएशन अलग कर दो। छठा फॉर्मूला कह रहा है u मल्टीप्लाई v में दोनों वेरिएबल हैं, पहले v को कांस्टेंट रखो, u का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस u को कांस्टेंट रखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो। अब बच्चा मुझे बोलेगा कि अगर पहले मैं ये कर दूं बाद में ये कर दूं तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको अभी याद रखते हो सही तो यहाँ पर कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ उल्टा करने पे गलत हो जाएगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी v को बाहर रखता हूँ, यहाँ पर u अपॉन v का डिफरेंशिएशन है तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट करो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना। बाकी आगे देखो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x होगा, और e की पावर x महा dt इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। प्लीज अभी मैंने सिर्फ यहीं तक कराया है, यहाँ तक इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बाकी की बात हम कल क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम आर्टिकल नंबर 4 पे हैं, जहाँ पर हमें किरचॉफ के लॉज पढ़ने हैं। तो किरचॉफ के लॉज, किरचॉफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ था किरचॉफ का करंट लॉ और दूसरा लॉ था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। इसको हम केसीएल और केवीएल भी बोलते हैं, लेकिन केसीएल और केवीएल इनकी एब्रिविएशन नहीं है। हम मतलब टाइम को बचाने के लिए इसको केसीएल केवीएल बोल देते हैं, लेकिन जब अगर एग्जाम में आएगा तो आप केसीएल केवीएल ना लिखें और किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखें। दूसरी बात, अगर हम बहुत सारी बुक्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं, अच्छा रहता है, नॉलेज सबकी हमारे पास आ जाती है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ जब हम केवीएल और केसीएल कर रहे हैं तो आप कोई भी एक टीचर, मैं मेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, आप किसी भी एक टीचर के ही साइन कन्वेंशन फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है कि मैं दूसरे तरीके से साइन कन्वेंशन करता हूँ, दूसरा टीचर किसी और तरीके से करता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप कोई एक साइन कन्वेंशन फॉलो कर लें और सबका तरीका सही होना है, आंसर सही आना चाहिए। तो किरचॉफ का करंट लॉ में हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। और ये एक ऐसा लॉ है जो हम अपने आप से ही लगा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है और वो पानी यहाँ जा रहा है, तो यहाँ जो पानी जाएगा दैट विल बी द सम ऑफ यहाँ का पानी प्लस यहाँ का पानी। सेम हम यहाँ की हम सर्किट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे सामने वर्ड आया है जंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? जंक्शन का मतलब है जहां 2 या 2 से ज्यादा वायर्स आके अगर मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। अगर 2 मिल रहे हैं तो उसको नोड बोलते हैं, 2 से ज्यादा मिल रहे हैं तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे नोड बोल लीजिए चाहे जंक्शन बोल लीजिए। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0 होना चाहिए। तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, एक वायर हमारा ये है, एक वायर हमारा ये है और ये दोनों मिलके इस वायर, ये तीसरा वायर हमारा बन रहा है। इस वाले वायर में करंट I1 था, इस वाले वायर में करंट I2 था। तो नेचुरल बात है यहाँ जो करंट जाएगा दैट विल बी द सम ऑफ I1 प्लस I2। तो केसीएल के अकॉर्डिंग आप केसीएल जब आप इसको अप्लाई करें तो आप ऐसे इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो व्हाट विल बी द इनकमिंग करंट? I1 प्लस I2 इक्वल टू आउटगोइंग I2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। और अगर आप सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो एक ट्रेंड चला आ रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा होता है, एक ट्रेंड चला आ रहा है कि इनकमिंग करंट को हम नेगेटिव ले लेते हैं और आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमने लिखा माइनस का I1 माइनस का I2, माइनस साइन देखते ही मुझे पता लग गया कि ये दोनों इनकमिंग करंट है, प्लस आउटगोइंग I3 इज इक्वल्स टू 0। तो कैसे लिख लें? इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, और चाहे ऐसे लिख लें। मैं ये जो नीचे वाला तरीका है इसको ज्यादा फॉलो करता हूं इसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमको एक ऐसा सर्किट सा बना हुआ दे दिया और हमको I1 I2 और I3 की वैल्यू पूछी गई। तो आपको नजर आ रहा होगा इनकमिंग करंट क्या है यहाँ 4 + 3 व्हिच मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग। तो I1 की वैल्यू आ गई 7 एम्पीयर। सिमिलरली यहाँ इनकमिंग करंट है I1 और आउटगोइंग कौन-कौन है? I2 + 2। तो I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 + 2, तो यहाँ से I2 आ गया 5 एम्पीयर। अब हम यहाँ की बात करें तो इनकमिंग करंट है I2 और आउटगोइंग है I3 + 1.3,
तो 5 must be equals to 1.3 plus I3, तो यहाँ से I3 हमारा 3.7 एम्पियर आ गया। तो किरचॉफ के करंट लॉ के हिसाब से क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान है। एक और दे दिया मैंने क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये आगे जाके बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने उसका फॉर्मूला आगे वाला फॉर्म दिया है आपको सिर्फ। जैसे यहाँ करंट आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2, तो नेचुरल सी बात है जो यहाँ जाएगा इस वाली ब्रांच में I वो कितना होगा I1 प्लस I2। ये देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या आपको दे रखा है कि ये आपकी एक नोड है या जंक्शन बोल दीजिए, यहाँ से 3 करंट बाहर निकल रहे हैं I1, I2 और I3। तो अब आप बोलेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे आउटगोइंग है। कोई बात नहीं, हम जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसको वैसे ही यूज करते हैं। अगर नहीं होगा तो हमारा आंसर अपने आप प्लस माइनस से हमको पता लग जाएगा क्या होगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे I1 की वैल्यू 2 एम्पियर आई तो मतलब I1 सही है, मतलब जो आपने डायरेक्शन लिया वैसे ही है। और अगर I1 की वैल्यू -2 एम्पियर आई तो इसका क्या मतलब है कि हमने तो इसको ऐसे बताया है क्वेश्चन में, लेकिन असलियत में इसमें करंट अंदर जा रहा है, तो अभी वो पता लग जाएगा। आपको क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल बताना है आपको O पर और I1, I2 और I3 पर। हम यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं। पहला कंसेप्ट हम ये यूज करेंगे कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और दूसरा कंसेप्ट हम किरचॉफ का करंट लॉ यूज करेंगे कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट या अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले देखिए, लेट पोटेंशियल ऑफ O इज V0। O का पोटेंशियल हमने V0 मान लिया। अब यहां बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, तो सारे के सारे आउटगोइंग है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। बाय ओम्स लॉ हमें कहता है V इज इक्वल्स टू IR, एंड व्हाट इज V हियर? V इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V0 माइनस 4, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, V0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू I1 इंटू 1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई V0 माइनस 4 अपॉन 1। सिमिलरली I2 की वैल्यू आ जाएगी V0 माइनस 6 अपॉन 2, और I3 की वैल्यू आ जाएगी V0 माइनस 23 अपॉन 3। यहाँ का रेजिस्टेंस 3 है। ये इक्वेशन हो गई 2 हो गई, ये हमारी 3 हो गई, ये 4 हो गई, नहीं ये 1 है हमारी, ये 1 है, तो ये हो गई 2, ये हो गई हमारी 3 और ये हो गई 4। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0। I1 की वैल्यू इज V0 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस V0 माइनस 6 अपॉन 2 प्लस V0 माइनस 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया आपका 6, ये हो गया 6V0 माइनस 24 प्लस 3V0 माइनस 18 प्लस V0 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। 6, 7, 8, 9, 3 2 या 6 है ना, ओके, तो ये होगा 2V0 माइनस 2 3 6 2 2 4 46 इक्वल्स टू 0। तो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11V0 माइनस 8 और 6 14 18 4 5 6 7 8 88 इज इक्वल्स टू, ये 6 यहाँ चला गया तो 0 गया, यहाँ से 11V0 इज इक्वल्स टू 88, hence V0 is equals to 88 upon 11, it will be equal to 8 volts। तो हमारा V0 हमारे पास आ गया। अब हमको I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला हमारा गिवन है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो I1 will be equal to, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ V0 माइनस 4 अपॉन 1, तो 8 माइनस 4 अपॉन 1 4 एम्पियर आ गया, प्लस में आया, इसका मतलब I1 की जो डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो सही है। I2 8 माइनस 6 अपॉन 2 2 अपॉन 2 1 एम्पियर आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट I3 8 माइनस 23 अपॉन
3, तो इट विल बी इक्वल टू r 9 माइनस का 15/3 इक्वल्स टू माइनस का 5 एम्पीयर। ये देख लो माइनस का 5 एम्पीयर। इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमको I3 आउटगोइंग था एक्चुअली वो इनकमिंग है, और अगर वो इनकमिंग है तो दैट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो देखो यहाँ 4 + 1 5, तो 5 ही हो रहा है और हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था केसीएल पे बेस्ड, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं केवीएल की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और देखिए बच्चों मैं आपको बता देता हूँ ये वाली बात, केसीएल या केवीएल पे क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आता है। और केसीएल और केवीएल एक बार आपने समझ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही ऐसा है कि एक बार आपने इसको समझ लिया, छोटा चैप्टर आराम से 70 में से 7 नंबर आपको दिला रहा है, प्यारा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, एक ही चैप्टर 7 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसमें ज्यादा याद करने वाला काम है ही नहीं, समझने का काम है। तो अभी हमने किरचॉफ का करंट लॉ पढ़ा था और वहां हमने पढ़ा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब हम बात कर रहे हैं किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की, और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कह रहा है अलजेब्रिक सम किसका, वोल्टेज का। अब वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है इसलिए अलजेब्रिक सम चलेगा ऑन एलिमेंट्स, कहां पर, किसी भी क्लोज सर्किट में वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो होता है क्लोज लूप में वो 0 होता है। अब हमारे दिमाग में तो क्वेश्चन आ गया, भैया अगर लूप क्लोज नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, हम तो लुट गए, हम लुट गए। तो उस केस में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 नहीं होगा, साइन कन्वेंशन वही लगेगी। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, एक सर्किट था सपोज, जैसे ये नीचे से चल रहा है सर्किट और ये ऐसे जाके कंप्लीट हो रहा है। हमने उस सर्किट का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया ए, रास्ते में आपको बहुत सारे रेजिस्टर्स मिले, 1 ओम का, 2 ओम का, 5 ओम का, बैटरी मिली, ठीक है, और लास्ट में आपने एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया बी। अब मुझे अप्लाई करना था केवीएल, कहां से कहां, ए से बी तक। तो अब ए से बी तक जब मैं जा रहा हूं तो क्या ये, दिमाग आप अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या ये ओपन लूप है कि क्या ये क्लोज लूप है? तो क्लोज लूप के लिए आंसर है नहीं भाई, क्लोज लूप तो नहीं है। क्या ये ओपन लूप है? हाँ। अगर ये ओपन लूप है तो अलजेब्रिक सम 0 नहीं होगा। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आप देख लो आपने कहां से स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया ए से और आपने स्टॉप कहां किया, बी पर। तो आपका छोटा सा फॉर्मूला लग जाएगा, स्टार्ट प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू स्टॉप। मतलब ए का पोटेंशियल आपने कंसीडर कर लिया VA, तो VA प्लस रास्ते में जो आया उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला इक्वल टू स्टॉप। स्टॉप कहां किया, बी पर। लेकिन अभी साइन कन्वेंशन जरूर याद रखना है कि किसके लिए तो प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा और किसके लिए माइनस में। और साइन कन्वेंशन याद करने के लिए मेरे पास बहुत ही प्यारी लाइन है, और वो लाइन क्या है मैं बार बार बोलूंगा जिससे कि आपको वो याद हो जाए। In the direction of current, voltage negative. In the direction of current, voltage negative. बैटरी बोले तो बाद वाला क्या, टर्मिनल। बैटरी बोले तो बाद वाला टर्मिनल। लंबा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव। दोबारा से, in the direction of current, voltage negative. In the direction of current, voltage negative. Opposite to the direction of current, voltage positive. Opposite to the direction of current, voltage positive. बैटरी बोले तो बाद वाला, लंबा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव। लास्ट बार याद करा रहा हूं, याद कर लेना। In the direction of current, voltage negative. Opposite to the direction of current, voltage positive. बैटरी बोले तो बाद वाला, लंबा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है, तो ये लाइन आपने याद कर ली। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस अभी अप्लाई करना सीखिए। देखें कैसे, ये जो हम बोल रहे हैं बात इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रेजिस्टेंस के लिए है। तो देखें, जैसे एक रेजिस्टर है जिसके अंदर आई करंट आपको नजर आ रहा है और आपके केवीएल की डायरेक्शन भी यही है, तो क्या आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है? तो अब आपकी लाइन अप्लाई हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वोल्टेज नेगेटिव। तो अब जो आप यहां वोल्टेज लोगे
वो नेगेटिव लोगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से।